उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके कारण वो अपने को इतना श्रेष्ठ समझने लगेगा। अब उसे लगने लगा कि इतना पैसा और बेटे से उसका अलगाव व्यर्थ नहीं गया है। रोज वो कम से कम 1 दर्जन बार खुशी और गर्व से भरकर अपने मिलने वालों से कहता, मेरा बेटा अमेरिका में है। इससे उसकी दिनचर्या भी बिगड़ गई थी। दुकान जाते हुए जब भी रास्ते में कोई मामूली परिचय वाला भी मिलता तो वो उसे एक तरह से जबरदस्ती रोक लेता और हमेशा की तरह मौसम और राजनीति की बातें करने के बजाय वो बातचीत को धीरे से मोड़ देकर अमेरिका की तरफ ले आता और बताता कि बेटा इन दिनों वहीं है। काफी समय तक इंतजार करने के बाद एक दिन अचानक जब उसका एक रंगीन लिफाफा उसे प्राप्त हुआ तब उसे इतनी खुशी हुई कि पत्र नहीं, बेटा खुद उसके पास आ गया है। उत्साह के कारण उसने ये भी नहीं पढ़ा कि खोलने के लिए यहाँ काटिए और देसी लिफाफों की तरह ऊपर से फाड़ने लगा, जिससे पत्र के कई टुकड़े हो गए और पढ़ने के लिए उसे एक दूसरे से मिलाकर जोड़ना पड़ा। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, पहुंच गया। न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है, इमारतें बहुत ऊंची ऊंची हैं, हमारे यहाँ की तरह नहीं। सड़कों पर हजारों कारें दौड़ रही हैं, खाने की परेशानी है। मैं एक हॉस्टल में हूँ, अगले हफ्ते स्कूल जाऊंगा। पत्र सवेरे की डाक से आया था। वो हॉल की बेंच पर बैठा उसे घंटे भर तक बार बार पढ़ता रहा और कल्पना करता रहा कि वहां के वातावरण में माली किस तरह रह रहा होगा। जगन को खुशी हो रही थी, लेकिन स्कूल शब्द से उसे काफी कोफ्त हुई। ये कॉलेज क्यों नहीं है? ये समाचार उससे अपने तक सीमित नहीं रखा जा रहा था। वो सबसे पहले जहां जा सकता था वो था सत्य मुद्रणालय। सामने ही नटराज बैठा था जो आगंतुकों का हमेशा स्वागत करता था। दरवाजा आधा खुला हुआ था और जगन के भीतर घुसने से रोशनी कम हुई तो नटराज ने सिर ऊपर उठाया और प्रूफ एक तरफ सरकाकर उसके स्वागत में मुस्कुराया। जगन ने तुरंत घोषणा की कि माली पहुंच गया है। क्या तार आया है? नहीं, वो जरा चतुर है। जो काम 10 सेंट में हो जाए उसके लिए वो 10 रुपए खर्च नहीं करेगा। अच्छा, 1 सेंट कितने रुपए का होता है मालूम है? नटराज ने फुर्ती से हिसाब लगाया। $1 5 रुपए का होता है, ब्लैक मार्केट में 7 का। जो किसी ग्राहक ने उसे बताया था। $1 में 100 सेंट होते हैं। ये हिसाब उससे लग नहीं सका, इसलिए उसने बात बदलने में ही अपनी भलाई समझी। बोला, तुम्हारी किताब के प्रूफ बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम काम लोगे तो उसे पूरा करके ही छोड़ोगे। तुम तो जानते ही हो कि ये मैं सेवा की दृष्टि से कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। ये कहकर वो फिर अमेरिका की चर्चा पर लौट आया। इस देश में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं और हजारों गाड़ियां। मैं चाहता हूं कि बेटे को पहली मंजिल पर ही कमरा मिल जाए, उसे ऊपर ना चढ़ना पड़े। हमारे लड़के बहुत योग्य हैं, वे दुनिया में कहीं भी सफल हो सकते हैं, नटराज ने कहा। ये धीरज बंधाने वाली बात सुनकर जगन दरवाजे से पीछे मुड़ा और अपनी दुकान की तरफ बढ़ चला। रास्ते में कबीर लेन के मोड़ पर मुकदमे की तारीखें बढ़वाने वाला वकील दिखाई दिया तो उसे ताली बजाकर रुकने का इशारा किया। वो उसके साथ ये आजादी ले सकता था क्योंकि एक पीढ़ी पहले दोनों अल्बर्ट मिशन स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और आजादी के आंदोलन में भी साथ रहे थे। हालांकि वकील बड़ी चतुराई से जेल जाने से बच निकला था। वकील, जिसका एक दांत ही बाकी रह गया था और ठोड़ी पर हल्की सफेदी भी छा गई थी, उसे देखकर मुस्कुराया और उसके खाली मसूड़े बाहर निकल आए। वो बोला, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, एक पार्टी मेरा इंतजार कर रही है। मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जगन ने कहा, मुझे लगा कि तुम्हें माली की खबर सुनकर खुशी होगी। उसका तार आया है? ये लोगों को क्या हो गया है? जगन को कोफ्त हो रही थी कि लोग तारों के इतने दीवाने क्यों हैं। 10 सेंट में काम चल जाए तो 10 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? खत भी तो 4 दिन में पहुंच जाता है। 4 दिन? वकील बोला, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ गलती लगी है, इससे ज्यादा दिन लगते हैं, कम से कम 25 दिन। ये तो हद हो गई। ये इतने घमंड से कह रहा है जबकि मैं असल बात बता रहा हूं। लोगों की धारणाएं होती हैं, बेवकूफ होते हैं सब, कुएं के मेंढक। सामने ही उसे केमिस्ट दिखाई दिया जो दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने गर्मजोशी से जगन का स्वागत किया। आज देर हो रही है, उसने गहरी दोस्ती दिखाते हुए कहा। हाँ जानता हूं, आज देर हो गई। वो आगे बढ़ते हुए बोला, दरअसल पोस्टमैन को आने में देर हो गई।
जब किसी का बेटा इतनी दूर रहता हो। अमेरिका अच्छी तरह पहुंच गया? हाँ, 2-3 दिन तो मैं काफी परेशान रहा। दूसरे लड़के तार से खबर देते, लेकिन चिट्ठी में भी 2 दिन से ज्यादा लगते हैं। बहुत समझदार है लड़का। कितनी टिकट लगती है? मैं वहां से सीयर्स रोबक का फ्री कैटलॉग मंगवाना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी किताब है, इससे बहुत से नए नए विचार मिलते हैं। फिर वो पूछने लगा, 50 सेंट के कितने रुपए होते हैं? इतने का टिकट लगता है कैटलॉग का। तो जगन के हाथ पैर फूलने लगे। वो आगे बढ़ा। कजन से अच्छा कोई आदमी नहीं था, जो जितने पैसे की मिठाई खाता उससे कहीं ज्यादा का समय उसे देता था। उसके अलावा शहर के और सब लोग अपनी धारणाओं के गुलाम थे, एकदम अज्ञानी थे और अमेरिका के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने से परहेज करते थे। जब वो दुकान पर पहुंचकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो प्रधान हलवाई उस दिन की मिठाइयों के बारे में बात करने आया। जगन ने अपना रोज का फॉर्मूला दोहरा दिया और अंत में अपनी बात पर आ गया। माली दूसरी दुनिया में बड़े आराम से पहुंच गया है, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत बड़ा देश है वो, गाड़ियां भी हजारों हैं, हर आदमी के पास अपनी कार है। हलवाई ने ध्यान से उसकी बात सुनी और धीरे से वापस चला गया। जगन को अच्छा लगा कि उसने न तार के बारे में कुछ कहा और न सेंट की कीमत ही पूछी। अब 4:30 बजे तक उसे शांति से बैठना था, जब कजिन आया और सीधे मिठाइयां चखने किचन में घुस गया। जब वापस लौटा तो जगन ने जरा ज्यादा ही सीधे होकर कहा, लड़का आराम से अमेरिका पहुंच गया है। उसने विशेष कृपा के रूप में एयर लेटर का लिफाफा उसके सामने लहराया, जबकि दूसरे किसी को उसने इसे नहीं दिखाया था। वाह, शानदार खबर है। मैं जानता था कि वो अच्छी तरह ही पहुंचेगा, उसने जबान चाटते हुए कहा। उसने तार नहीं भेजा। ठीक है, तार की क्या जरूरत, आजकल चिट्ठियां भी बड़ी जल्दी पहुंचती हैं। कोने वाले मंदिर में गणेश जी को 2 नारियल चढ़ाओ। जरूर चढ़ाऊंगा, ये कोई कहने की बात है। जगन ने ये कुछ इस भाव से कहा जैसे उसके और भगवान के बीच उसके बेटे को सुरक्षित रखने का कोई समझौता है। आज शाम को ही चढ़ा दूंगा। मैं यहां आते हुए नारियल खरीद लाऊंगा, कजन ने उत्साह से कहा तो जगन ने तुरंत दराज खोलकर पैसे निकाले और उसे पकड़ा दिया। आज मेरे मन से एक भारी बोझ उतर गया। ये कुछ ऐसा है कि कोई बहुत लंबी तीर्थ यात्रा पर जाए, और वो भी हवाई जहाज पर बैठकर, भले ही आदमी ऊपर से कुछ न कहे। मैं समझता हूँ, कजन ने कहा। वो अपने बारे में क्या कहता है? उसे नया अनुभव पसंद आ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, गाड़ियों से सड़कें भरी पड़ी हैं। अब मुझे यही डर है कि कहीं वो किसी गाड़ी से टकरा न जाए। उसे देखभाल कर चलना पड़ेगा। वो कहता है खाना अच्छा है। मैं संतुष्ट हूँ। जानते हो, वो करोड़पतियों का देश है, वहां हर आदमी पैसे वाला है। विदेश पहुंचकर माली बहुत वाचाल हो गया, और यद्यपि कभी कभी वो बहुत रुक्ष, असंबंधित और असंपृक्त हो जाता था, परंतु जिस सभ्यता में वो रह रहा था उसके बारे में बहुत विस्तार से उसने बताना शुरू किया। उसके भेजे नीले एयरमेल पत्रों की एक फाइल ही बनती जा रही थी। बस अगर वो पत्रों के शुरू में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देता तो जगन सत्य मुद्रणालय में जाकर उनकी जिल्दबंद किताब बनवा लेता। उसे विश्वास है कि नटराज को इन पत्रों का महत्व समझ में आ जाता और वो ये काम बड़ी जल्दी करवा देता। जगन उन पत्रों को अपने कुर्ते की जेबों में भर लेता और मिलने वालों को उनमें से चुने हुए हिस्से पढ़कर सुनाता, कजिन को भी, जो उसका सबसे बड़ा मित्र और श्रोता था। कुछ समय बाद उसका गीता पढ़ना बंद हो गया और उसकी जगह इन पत्रों ने ले ली। इनके अध्ययन से अमेरिकी जीवन और संस्कृति का वो एक छोटा मोटा विशेषज्ञ ही बन गया। वो किसे ये सब बता रहा है इस पर वो ध्यान नहीं देता था। सड़क से जा रहे हर आदमी को वो अपना श्रोता मान लेता था। उसके परिचित डर कर ये सोचने लगे कि वो किसी बोलने की बीमारी से पीड़ित तो नहीं हो गया है। घर से बाहर निकलकर वो सामने दूर तक नजर डालता और देखता कि कौन उसका श्रोता हो सकता है, फिर उसे जबरदस्ती रोककर उससे बातें करने लगता। एक दिन तो उसने चबूतरे पर बैठे भिखमंगे को ही पकड़ लिया और उसे अमेरिका के मशहूर ग्रैंड कैनियन के बारे में बताने लगा। उसने ये कहकर अपनी कहानी समाप्त की कि इस जैसी कोई भी चीज सारी दुनिया में नहीं है, और शांतिपूर्वक सब कुछ सुनने के लिए उसे 5 पैसे भी दिए। बहुत भाग्यवान व्यक्ति ही उसका शिकार बनने से बच पाता था। जगन देखता कि हर श्रोता उसे देखते ही परेशान हो उठता था और भागने की कोशिश करता था,
लेकिन जगन तेजी से ही सही अपनी कहानी सुनाए बिना उसे छोड़ता नहीं था। दुकान पर बैठकर वो बड़ी बेचैनी से कजन का इंतजार करता रहता था, क्योंकि वही अमेरिकी ज्ञान का सबसे बड़ा ग्राहक था और उसे जितना भी बताओ काफी नहीं होता था। कजिन माली के पत्रों को देखना चाहता था, परंतु जगन उन्हें पवित्र धरोहर की तरह छिपाकर रखता था और किसी को छूने भी देने से परहेज करता था। कजिन ये सब समाचार और ज्ञान इकट्ठा करके अपने परिचितों को बताता और बहुत जल्द मालगुडी का हर आदमी जान गया कि अमेरिका में हर साल 50,000 आदमी सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं और किस तरह केनेडी की हत्या की खबर पाकर लोग रोने लगे और ट्रांजिस्टर रेडियो वाले हर आदमी को घेरकर इसका समाचार सुनने लगे। जगन इस घटना को इस तरह बयान करता जैसे उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हो, जैसे डलास में केनेडी की मोटरकेड के साथ वो खुद चल रहा था और सारा वाकया उसके अपने ही सामने हुआ। इसी तरह उसने बाद में ओसवाल्ड की मृत्यु का नजारा भी पेश किया। जगन ने सिर्फ एक खत कड़ाई के साथ सबसे छिपाया, जिसमें 3 वर्ष अमेरिका में रहने के बाद माली ने लिखा था कि उसने गोमांस खाना शुरू कर दिया है और इससे उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। ये काफी स्वादिष्ट और रसदार होता है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी गोमांस खाना क्यों नहीं शुरू कर देते। इससे हमारे देश में बेकार पशुओं की समस्या सुलझ जाएगी और अमेरिका से अन्न की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जब भी भारत अमेरिका से मदद मांगता है तो मुझे बड़ी शर्म आती है। इसकी जगह बेकार गाय बैलों को जो सड़कों पर घूमते रहते हैं और रास्ते रोक कर बैठ जाते हैं, पकड़कर उनका मांस खाने से ये समस्या सुलझ जाएगी। ये पढ़कर जगन क्रोधित हो उठा। शास्त्रों में 5 पाप बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला गोहत्या ही है। वो सोचने लगा कि बेटे का दिमाग बदलने के लिए वो शास्त्रों और गांधी जी के वचनों में से गो हत्या के खिलाफ उद्धरण इकट्ठा करे और उन्हें भेजे कि तभी एक सवेरे उसे माली का केबल प्राप्त हुआ। लौट रहा हूं, साथ में कोई और भी है। वो प्रसन्न हुआ और चक्कर में भी पड़ गया कि ये दूसरा कौन होगा, क्या हो सकता है ये व्यक्ति। उसे जबरदस्त परेशानी हुई और कजिन को भी ये बात बताने में हिचक महसूस हुई, क्योंकि वो बात की बात में दूसरे की ये खबर सारे शहर में फैला देता। उसका ये संदेह एक शाम सही साबित हो गया जब मालगुडी स्टेशन पर मद्रास की गाड़ी माली, दूसरे व्यक्ति और ढेर सारे सामान को प्लेटफॉर्म पर उतारकर धुआं उड़ाती आगे बढ़ गई। करीने से लगे हुए बक्से, सूटकेस और रस्सियों से बंधे डिब्बे इत्यादि का नजारा देखकर जगन हक्का बक्का रह गया और उसे अपने छोटेपन का एहसास होने लगा। स्टेशन का बूढ़ा कूली इतना सामान कैसे उठा सकेगा। यद्यपि वो साधारण लोगों का सामान बेझिझक कंधे पर लादकर और बाह में लटकाकर चल पड़ने का आदी था। अब उसे सिगरेट बीड़ी की दुकान से सहायता के लिए लड़के को बुलाना पड़ा। माली बिना सिर या होंठ ज्यादा हिलाए हिदायत दे रहा था। संभाल कर उठाना, कुछ टूट ना जाए, कीमती चीजें हैं, हवाई किराए में बहुत पैसा खर्च हुआ है। जगन पीछे हो गया और कजन को उसने बातचीत और इंतजाम करने को आगे कर दिया। बेटे का रूप रंग देखकर वो चकित रह गया था। वो पहले से कहीं लंबा, हृष्ट पुष्ट और गोरा हो गया था और लंबे लंबे कदम रखकर चलता फिरता था। वो काला सूट पहने था जिस पर एक ओवरकोट लदा था और हाथों में एयरबैग, कैमरा, छाता और न जाने क्या क्या था। जगन को लग रहा था कि वो किसी अजनबी के पीछे पीछे जा रहा है। जब माली अपना हाथ बढ़ाकर उसकी ओर बढ़ा तो वो संकुचित होकर जैसे कजन के पीछे जाकर छिप गया। जब भी वो बेटे से कुछ बात करता तो बड़ी मुश्किल से उसे सर कहकर संबोधित करने से रोक पाता। माली ने जब अपनी बगल में खड़ी लड़की का उससे परिचय कराया, यह है ग्रेस, हमारी शादी हो चुकी है। ग्रेस, माय डैड। तो स्थिति एकदम बेकाबू हो उठी। शादी? कब हुई शादी? मुझे तो बताया ही नहीं। क्या तुम्हें पिता को बताने की जरूरत नहीं थी? और ये है कौन? कुछ चीनी जैसी लग रही है। तुम नहीं जानते आजकल चीनियों से शादी करना सही नहीं है। उन्होंने हमारे देश पर हमला किया है। हो सकता है जापानी हो, इसका पता कैसे लगाया जाए? कोई सवाल पूछना इस कैमरा लटकाए व्यक्ति को नागवार हो सकता था। जगन ने डर से कजिन की तरफ देखा और बाहर खड़ी गफूर की टैक्सी पर सामान लदवाने के बहाने बाहर खिसक गया। आंखें फाड़ कर देखती लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। अमेरिका से आए हैं, माली ने गफूर को पहचान कर कहा। जलोपी तेज है, अर्थात नशा तेज है। गफूर मुस्कुराया, लेकिन ये शब्द समझ नहीं पाया जो जगन की दुकान पर बनने वाली मिठाई जलेबी की तरह सुनाई पड़ रहा था। जगन और कजिन दोनों सामने की सीट पर बैठ गए और पीछे की सीटें माली और ग्रेस के लिए छोड़ दी। गफूर ने सिर घुमाए बिना पूछा, मेरे लिए एक कार क्यों नहीं ले आए?
जगन को लगा कि गफूर का अपनापन माली को क्रोधित न कर दे, लेकिन लोकतंत्री वातावरण में रहकर आए लड़के ने हंसकर कहा, बताया क्यों नहीं? मैं आने से पहले अपनी पॉन्टिएक बेच कर आया हूं। गफूर गाड़ी चलाते चलाते देश की हालत उसे बताने लगा कि यहाँ फिएट खरीदने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ता है, एम्बेसडर के लिए 3 साल, वगैरह वगैरह। लेकिन बाहर से गाड़ी नहीं लाई जा सकती, और कैसे पिछले दिनों एक नई प्लाईमाउथ गाड़ी कस्टम ने पकड़ ली और उसे वहीं तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। और ये सब सुनकर माली परेशान होता रहा। माली ने चारों तरफ नजर डालकर कहा, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। ग्रेस बाजार की रौनक देखकर बोली, ओह चार्मिंग चार्मिंग। माली ने कहा, हनी अब तुम्हें यहीं रहना है। ये सुनकर जगन सोच में पड़ गया कि लड़की को ग्रेस कहकर बुलाए या हनी, इस पर विचार करना पड़ेगा। जब वे मूर्ति के पास पहुंचे, ग्रेस ने पूछा, ये कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया। जगन सोचने लगा, घर के सामने का हिस्सा कितना गंदा है। गाड़ी रुकने पर वो कूद कर नीचे उतरा और तेजी से दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोलने लगा। पिछले 15 दिन उसने घर के भीतर और बाहर की अच्छी तरह सफाई और मरम्मत करने पर लगाए थे, जिससे अमेरिका से लौटने वाले बेटे को परेशानी का सामना न करना पड़े और उसकी जरूरतें पूरी हो सकें। कजिन के परिचित एक डॉक्टर की पत्नी की सहायता से उसने माली के लिए उसके कमरे से लगा एक अत्याधुनिक टॉयलेट और बाथरूम बनवा दिया था, और दीवालों को घिस कर उन पर नया रंग रोगन चढ़वा दिया था और नई मेज कुर्सियां भी रखवा दी थीं। माली घर पहुंचते ही सीधा बाथरूम में चला गया। गफूर और कजिन ने सामान उतरवाकर दालान में रख दिया। ग्रेस अकेली इधर उधर देखती हॉल में खड़ी थी। जगन को सूझ नहीं रहा था कि उससे क्या कहे, इसलिए उसने कहा, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। इसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहोगी तुम्हें ला दूंगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। वो बहुत खुश होकर बोली, आप कितने काइंड हैं। फिर एक कुर्सी उसके आगे बढ़ाकर बोली, आप भी बैठिए, थक गए होंगे। अरे नहीं, जगन ने कहा, मैं बहुत एक्टिव आदमी हूं। आदमी की ताकत का राज यही है। वो कुछ कहने लगा था कि लड़की के चेहरे पर परेशानी देखकर रुक गया और बोला, अब मैं चलता हूँ, दुकान पर पहुंचना है। नहीं तो जी हाँ, जरूर जाइए और अपना काम देखिए, आराम करो। हाँ। जरा जोर से ये कहकर वो बाहर निकला। माली अभी बाथरूम में ही था। अब जगन लोगों से कतराने लगा था। उसे चिंता थी कि वकील या मुद्रक या कोई और रास्ते में मिल गया तो पहला सवाल वो नई आई बहू के बारे में ही करेगा। वो आंखें नीची झुकाए तेजी से दुकान चला जाता। कजन से मिलते समय भी वो बड़ी देर तक चुप्पी साधे बैठा रहता। उसे अपने बेटे के बारे में बात करते हुए परेशानी होती थी। उसके बारे में हर बात एक सवाल बन गई थी, जिनका जवाब देना उसके लिए संभव नहीं था। कजन जानना चाहता था कि वो अमेरिका से क्या पढ़कर आया है, अब वो क्या करने जा रहा है, और सबसे ज्यादा ये कि उसके साथ आई बिना जात वाली ये लड़की कौन है। वो ये जानने के लिए बेचैन था कि उसके आने के बाद घर पर खाना क्या पकता है और कहीं गोश्त तो नहीं बनता। उसने टेढ़े ढंग से ये सवाल पूछा, उसे अब भी कॉफी ही पसंद है या अब उसे चाय वगैरह पसंद आने लगी है? जगन उसके इस सवाल का मंतव्य समझ गया और उसने हमेशा की तरह खाने पीने की ये पूछताछ खत्म करने के लिए जवाब दिया, कोई क्या खाता है या पीता है इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं दूसरों की जिंदगी में क्यों दखल दूं? घर में किचन है और ये जो भी खाना पीना चाहें पकाएं और खाएं। माली के लिए तो ये ठीक है, लेकिन मैं लड़की के बारे में सोचता हूँ। अरे वो बिल्कुल ठीक है, वो पहले भी उसके लिए खाना बनाती थी और अब भी ये उसी का काम है। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कजिन को कुछ जानकारी जरूर देनी चाहिए, इसलिए उसने कहा, मैं तो उन्हें वही दे सकता हूं जो मैं खुद खाता हूं। अगर उन्हें ये पसंद ना हो तो वे जहां चाहे जाएं और खाएं पिएं। मैंने सुना है कि न्यू एक्सटेंशन के पैलेस होटल में यूरोपीय ढंग का खाना मिलता है। जो हो, आदमी एक सीमा तक ही अपना कर्तव्य कर सकता है। गीता में भी यही बात कही है, उसमें आदमी के कर्तव्यों का पूरा ज्ञान दिया गया है। कजिन ने बातचीत का विषय बदल दिया। उसने गीता की इतनी चर्चा सुनी थी कि अब उसे थकान होने लगी थी। जब तक माली के नीले एयर लेटर आते थे तब गीता का महत्व घट गया था। अब गीता फिर वापस आने लगी थी, जिसका मतलब ये था कि जगन का मन फिर परेशान रहने लगा था। कभी कभी माली के पुराने दोस्त उससे मिलने आ जाते थे। वो उसे हॉल में बिठाता और सभ्य व्यक्तियों की तरह धीमी आवाज में बात करता, जिससे जगन को पता ही नहीं चलता था कि वे क्या बातें कर रहे हैं।
शायद माली उन्हें ग्रैंड कैनियन या नियाग्रा या स्टैचू ऑफ लिबर्टी या न्यूयॉर्क की भीड़ के बारे में बताता होगा, और वो खुद भी इस सब में शामिल होना चाहता था, परंतु बिना बुलाए ये करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। माली दोस्तों को टेप रिकॉर्डर पर ग्रामोफोन लगाकर गाने सुनवाता या पोलरॉइड कैमरा या कोई और नई चीज दिखाता होता तो वो भी हॉल से होकर गुजरता। वो जगन के लिए भी कई चीजों का एक डिब्बा भेंट के तौर पर लाया था, जिसे ग्रेस ने उसे देते हुए कहा था, पापा ये आपके लिए है। ये हल्के पीले रंग का एक गोल बड़ा डब्बा था, जिसमें चम्मच, फोर्क और चाकू वगैरह रखने के लिए खाने बने हुए थे। उसने इसे उलट पुलट कर देखा और कहा, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है क्या? ग्रेस ने बताया, ये पिकनिक हैम्पर है। माली को लगा कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, जगन ने उत्तर दिया, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। उसने उसे अलमारी में बंद कर दिया। माली घर पर धोती नहीं पहनता था। वो गहरे रंग की पैंट, ऊपर सफेद कमीज और पैरों में स्लीपर पहनकर ही ज्यादातर अपने कमरे में रहना पसंद करता था। न वो घर के किसी और भाग में जाता और न बाहर निकलता था। जब कभी वो बाहर जाता, हमेशा दिन ढलने का इंतजार करता और फिर जूते, मोजे, जैकेट और टाई लगाकर ग्रेस के साथ न्यू एक्सटेंशन के खाली पड़े भाग में टहलता रहता। मूर्ति के इर्द गिर्द मार्केट प्लेस से वो हमेशा बचता था। वो अपने को विशेष व्यक्ति मानकर व्यवहार करता, जो सामान्य नागरिकों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। एक दिन सवेरे ग्रेस घर को 2 हिस्सों में बांटने वाला पीले रंग का पर्दा हटाकर जगन के रहने वाले हिस्सों में आई और वहां चारों तरफ सफाई की। जगन को इस तरह के कार्य की उससे अपेक्षा नहीं थी, इसलिए जब उसने उसकी सोने की चटाई फटकने के बाद गोल लपेट कर एक तरफ रख दी और तकिया भी झाड़ना शुरू किया, तब उसे बहुत अटपटा लगा। फिर ग्रेस ने किचन में घुसकर बर्तन धोए और सजाकर अलमारी में रख दिए। जगन ने इस सब का विरोध किया, परंतु ग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसने झाड़ू उठाकर कमरे का एक एक कोना रगड़ रगड़ कर साफ किया और जगन से बोली, पापा, आपका ख्याल है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता? ये बात नहीं है, मैं अब एक भारतीय घर की बहू हूं। जगन की समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दूं। उसने बुदबुदा कर कहा, ये बात तो सही है। ग्रेस इस समय पोंछा लेकर ग्रेनाइट के फर्श को धीरे धीरे साफ कर रही थी। उसने साड़ी पहनना सीख लिया था और उसे घुटनों के ऊपर करके, जिससे हाथी दांत की तरह चमकता उसका घुटना साफ दिखाई पड़ रहा था। इस पर नजर पड़ते ही जगन बोल उठा, ग्रेस ग्रेस, ये काम तुम मत करो, ये अच्छा नहीं लगता। मैं अपना काम खुद करना पसंद करता हूँ। ग्रेस बोली, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि आप ये काम करें। मुझे काम करना अच्छा लगता है, दिन भर, और करूं भी क्या। जगन पूजा घर में पूजा कर रहा था, लेकिन अब वो हाथ से ही माला सरकाता ग्रेस के पीछे पीछे घूम रहा था। वो बोला, लोग ये देखकर क्या कहेंगे कि अमेरिका में रही बसी लड़की यहाँ ये काम कर रही है, और माली को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें इससे क्या वास्ता? ग्रेस बोली, वे खत लिखते रहते हैं, मैं घर का काम संभालूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्यारा घर कभी नहीं देखा। ये पुराने ढंग का और धूल धक्कड़ से भरा नहीं है। नहीं, ये बहुत सुंदर है। मैं सारी जिंदगी ऐसे घर में रहने की कामना करती हूँ। अब वो देर से दुकान जाने लगा, क्योंकि सवेरे वो ग्रेस का इंतजार करता था। अब उसे घर की सफाई और सजावट और उसमें नारी का स्पर्श अच्छा लगने लगा था। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने लिए खाना भी बनाने की इजाजत दें। अरे नहीं, ये संभव नहीं है। मैंने कुछ व्रत लिया हुआ है। उसने ग्रेस को बताया कि उसने अपने ही हाथों से बनाए भोजन के सहारे ही जीवित रहने का व्रत लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेस ने जोर से कहा। यह पहला अवसर था जब किसी ने जगन की आदतों की प्रशंसा की थी। इससे उत्साहित होकर उसने नमक और चीनी से मुक्त अपने भोजन के बारे में ग्रेस को विस्तार से बताया और अंत में कहा कि इस विषय पर उसने किताब लिखी है, जो शीघ्र ही सत्य प्रेस से प्रकाशित होने की आशा है। ग्रेस ने आंखें फाड़कर कहा, अच्छा, ये तो फिर बेस्ट सेलर होगी। इसे अच्छा अवसर जानकर जगन ने धीरे से पूछा, माली ने क्या? मेरा मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूं कि माली ने अमेरिका में क्या पढ़ा और क्या डिग्री हासिल की है। ग्रेस एक बर्तन रगड़ रही थी, उससे सिर उठाकर पूछने लगी, आपको ये पता ही नहीं? जगन को लगा कि उसे बेटे के साथ अपने संबंधों की स्थिति को इस तरह नंगा नहीं करना चाहिए, इसलिए बात को उसने दूसरे ढंग से रखा।
दरअसल माली से ये सब बातें करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला, इसलिए। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ, ग्रेस बोली। लेकिन उन्हें खुद आपको बताना चाहिए था। अरे नहीं, जगन ने कहा। इस तरह मत लो, मैं शिकायत नहीं कर रहा। ये तो है ही, ग्रेस बोली। फिर भी उन्हें बताना चाहिए था। आप कहें तो मैं उनसे ये बात करने को कहूँ? ये जरूरी है। अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो आगे की योजना कैसे बनाएंगे? मैं भी यही सोच रहा था। मैं उसकी योजनाएं जानना चाहूंगा। जरूर जरूर, ग्रेस ने कहा। मेरा ख्याल था कि चिट्ठियों में इसके बारे में कुछ लिखेगा, लेकिन उनमें तो तुम्हारे देश वगैरह के बारे में ही लिखता रहा। ये सुनकर वो जोर से हंसी और उठकर कहने लगी, पापा, मुझे कोई खत दिखाइए तो मैं आपको बताऊंगी। क्या? जगन ने ताज्जुब करते हुए पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है इससे? एक खत मुझे दीजिए तो मैं बताती हूँ। जगन अलमारी के पास गया जिसमें वो एक डिब्बे में खत संभाल कर रखता था। डिब्बा निकालकर उसमें से खत बाहर निकाले और पूछा, तुम्हें कौन सा खत दूं? वो संकोच कर रहा था क्योंकि उन्हें ये पवित्र धरोहर मानता था, लेकिन ग्रेस से तो वो मना नहीं कर सकता था। वाह, ये तो बहुत सारे हैं, ग्रेस ने कहा और उनमें से एक बाहर निकाला। उसके हस्ताक्षर दिखाते हुए पूछा, इसे पढ़ सकते हैं आप? जगन ने चश्मा तलाश किया और उसे आंखों पर चढ़ाकर पढ़ा। GM, यही है ना? जी, ये आपने पहले नहीं देखा? मेरा ख्याल था कि आप जानते होंगे। GM यानी ग्रेस और माली, मैं और वो, हम दोनों के बाद हम। ये कहकर वो रुकी और फिर बोली, खत मैं ही लिखती थी, हालांकि दस्तखत दोनों के होते थे। अच्छा, तुम लिखती थी? जगन ने गले का थूक निगल कर कहा, मुझे कैसे पता चलता? मैं तो ये भी नहीं जानता था कि तुम भी वहां थी। ये भी माली ने आपको नहीं बताया? जगन चुप रहा। ये तो बात गलत होती जा रही थी। उसने गांधी जी से मन में माफी मांगी कि वो झूठ बोलने जा रहा है। फिर कहा, यह तो बताया था, पर यह नहीं कि खत भी तुम ही लिखती हो। माली ने मेरे बारे में क्या बताया था? आपको ये जानकर धक्का लगा होगा। उसने तुम्हारा वर्णन नहीं किया था। कोई किसी की तस्वीर कैसे खींच सकता है? शब्दों से ही एक सीमा तक ही जाना जा सकता है। इसलिए शायद वो इसमें ज्यादा काम करने के लिए राइटर बनना चाहता था। इस तरह वो कुछ देर तक कुछ न कुछ कहता रहा कि ग्रेस अपना झाड़ू पोंछे का काम खत्म करके और हाथ पैर धोकर उसके पास आकर सीढ़ी पर बैठ गई और पैर हिलाने लगी। जगन कह रहा था, तुम्हारे बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिली। फिर उसने कल्पना उड़ाते हुए कहा, उसने यही बताया कि वो शादी करने जा रहा है। तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अभी भी मैं तुम्हारे बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं जानता कि तुम अच्छी लड़की हो। इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी क्या है? आप क्या सोचते हैं, हमें बहुत ज्यादा क्यों पूछना और जानना चाहिए? जगन ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अगली बात यही कही, इस देश में ये रिवाज है कि कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ का रहने वाला है, माँ बाप कौन है वगैरह सब कुछ जाना जाए, जिससे आगे की कार्यवाही हो सके। दूसरे देशों में सिर्फ पासपोर्ट और कस्टम वाले लोग ये सब सवाल पूछते हैं। खैर, मैं अब चूंकि हिंदुस्तानी हूँ, मुझे इन बातों की आदत डालनी चाहिए और आपको भी बताना चाहिए। मेरी माँ कोरिया की है और पिता अमेरिकी सिपाही थे जो दूसरी बड़ी लड़ाई में पूरब में लड़े थे। न्यू जर्सी में पैदा हुई जब मेरे पिता छुट्टी पर घर आए थे और माँ को भी साथ लाए थे। मैं पेट में ही थी कि पिता को वापस बुला लिया गया और फिर। ये कहकर वो चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, फिर वे वापस नहीं आए। माँ ने अमेरिका में ही रहने का फैसला किया और मैं मार्गरेट्स में पढ़ी। इसके बारे में आप जानते हैं? नहीं, जगन ने कहा। क्या है ये? लड़कियों का स्कूल है। मुझे उसकी बड़ी याद आती है। बहुत अच्छी जगह होगी, जगन ने कहा। उसकी आदत थी कि अमेरिका की थोड़ी सी भी जानकारी हासिल करके उस पर कल्पना की दुनिया खड़ी करता रहता। इसके बाद मैंने मिशिगन में डोमेस्टिक साइंस पढ़ी और वहीं माली अपना क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स करने आया। एक फुटबॉल मैच में हम एक दूसरे के बगल में बैठे थे। अरे बड़े शानदार होते हैं ये खेल। आपने यहाँ कभी ये खेल देखे हैं? हाँ हाँ, यहाँ भी फुटबॉल खेली जाती है। सब स्कूली बच्चे खेलते हैं। मैं सोचती थी कि ये सब उसने आपको लिखा होगा, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। जरूर लिखा होगा। तुम तो जानती हो, कभी कभी पत्र खो भी जाते हैं।
उस दिन मेरे सामने एक आदमी पोस्ट मास्टर से शिकायत कर रहा था कि उसे खत ठीक से नहीं मिलते। अचानक वो पूछने लगी, आप तो इससे खुश हैं? जगन ने सिर हिलाया। वो बोली, मैंने इस देश में जात पात के बारे में बहुत सुना था। मैं यहाँ आते हुए डरती थी और जब पहली दफा स्टेशन पर आप लोगों से मिली तो मैं डर से कांप रही थी। मैं सोचती थी कि मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो बहुत अच्छा साबित हुआ है। मुझे अपने साथ लाकर उसने बड़ी हिम्मत का काम किया है। जगन बोला, अब जात पात के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। महात्मा गांधी ने इसे खत्म करने की शिक्षा दी है। अब ये खत्म हो गई है? ग्रेस ने सादगी से पूछा। हो रही है, जगन ने राजनीतिज्ञ की तरह उत्तर दिया। अब इस बारे में लोग ज्यादा नहीं सोचते। वो चाहता था कि लड़की और ज्यादा सवाल जवाब ना करे। माली एक दिन अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या घर में फोन नहीं लग सकता? जगन ने कहा, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। हाँ, यही बात है, इससे पिछड़ापन झलकता है। टेलीफोन के बिना कोई बिजनेस कैसे कर सकता है? जगन कहना चाहता था, मालगुडी छोटा सा शहर है, यहाँ किसी को भी आवाज देकर बुलाया जा सकता है। आपके बिजनेस में भी? माली कहता रहा, अगर फोन होता तो ज्यादा बिजनेस किया जा सकता था। लोग फोन से भी ऑर्डर देते। जगन ने सिर्फ इतना कहा, मैंने सोचा ही नहीं। हालांकि कहना वो ये चाहता था कि टेलीफोन के बिना ही मेरी बिक्री इतनी है कि जिससे साफ है कि जो मिठाई खाना चाहता है वो टेलीफोन का इंतजार नहीं करता। लड़का बोला, मुझे शर्मिंदगी होती है जब मैं अपने सहयोगियों को फोन नंबर नहीं दे पाता। तुम्हारे सहयोगी कौन हैं? कोई एसोसिएशन है? ग्रेस, माली ने आवाज दी, यहां आ जाओ, हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं। जगन को यह सोचकर पसीना छूटने लगा कि माली से बिजनेस की बात होने जा रही है। हालांकि उसे यह खुशी भी हुई कि आखिर उसने बात करना तो शुरू किया। वो इस वक्त बात करने के लिए उतावला लग रहा था। जगन ने महसूस किया कि वो ये ग्रेस के कहने पर कर रहा है, क्योंकि वो अपने को इससे दूर दिखा रही थी। माली बोला, पापा, हम हॉल में चलते हैं, वहां कुर्सियां हैं। जगन दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन इस वक्त यहां रुकना ही उसने सही समझा। आजकल कभी किसी और कभी किसी कारण से उसका टाइम टेबल गड़बड़ाने सा लगा था। जगन आज्ञाकारी व्यक्ति की तरह बेटे के पीछे पीछे गया और हॉल में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। वो यहां कई हफ्ते से नहीं आया था। उसने देखा कि ग्रेस ने पर्दे वर्दे लगाकर और मेज पोश बिछाकर उसे एकदम नया रूप दे दिया है। दीवालों पर 2 आधुनिक पेंटिंग भी टंगी हैं। जगन को ये बहुत अनोखी लगी, लेकिन जब ग्रेस ने कहा, कितनी शानदार हैं, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। बांस की नए ढंग की कुर्सियों पर रंगीन कुशन बिछे हुए थे। मेज के पीछे एक सुराही में नीम की एक डाली फूलों के साथ सजी थी। उसे देखकर जगन का दिल धड़कने लगा। वो बोला, तुम जानती हो ग्रेस, नीम को वेदों में अमृत कहा गया है। ग्रेस ने डाली को जैसे गले से लगा लिया और बोली, कितनी बढ़िया बात है। वे ये कैसे जानते थे? वेदों के लोग सब कुछ जानते थे, है ना ये सच? बिल्कुल सच है, क्योंकि वेद भगवान के पैरों से उत्पन्न हुए थे। वाह, क्या विचार है। ग्रेस चीख कर बोली। उसे हर बात उत्तेजित कर रही थी, हर बात उसके मन में कविता जगा रही थी। माली ने चेतावनी दी, माय डियर, अब इसकी पत्तियां खाना शुरू मत कर देना। लेकिन जगन ने कहा, ये नुकसान नहीं करती। नीम प्रकृति की दवा है, कीड़े मारता है, खून साफ करता है, आयरन बढ़ाता है। नीम के पत्तियों का बखान करते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। अपनी किताब में मैंने ये विस्तार से बताया है, उसे पढ़ोगी तो आराम से समझ जाओगी। ग्रेस अब फूल पत्तियों को ध्यान से सजाने लगी, जैसे किसी भारतीय के साथ शादी करने के इनाम के रूप में उसे ये अमृत मिला हो। काफी दिन बाद जगन अपने बेटे का चेहरा इतने पास से देख रहा था। उसे लगा कि अमेरिका से लौटते समय उसके मुंह पर जो ताजगी और चमक थी वो अब नहीं रही है। वो अब औसत से भी कुछ कम दिखाई दे रहा था। उसने दक्षिण भारतीय खाना फिर से खाना नहीं शुरू किया था, बल्कि सील बंद डिब्बों की ही चीजें वो अब भी खाता था। इस बारे में जगन ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने देखा कि माली की आंखों के नीचे काले निशान पड़ गए हैं। उसे कोई चिंता सता रही है। वो माली के बोलने का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि वो सैंडल के नीचे मोजे पहने हैं, तो उसे ये चिल्लाकर कहने का मन हुआ कि मोजे कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पैरों के तलवों में जो प्राकृतिक लहरें उठती हैं उन्हें ये खून तक पहुंचने नहीं देते और गर्मी पैदा करते हैं,
और इसलिए भी जमीन के चुंबक को ये पैरों तक नहीं पहुंचने देते, जो बहुत लाभदायक होती है। मैंने अपनी किताब में बताया है कि ये भी एक कारण है, या हो सकता है कि यूरोप के लोगों को दिल के इतने दौरे पड़ते हैं। वो इन विचारों में डूब उतरा रहा था, लेकिन वो देख रहा था कि माली कुछ कह रहा है। हालांकि वो इतने धीमे बोल रहा था कि उसके शब्द समझ में ही नहीं आ रहे थे। वो इस मीटिंग की आशा काफी दिन से कर रहा था और अब उसे लगा कि उसने ध्यान न देकर बहुत कुछ गंवा दिया है। अब वो आंखें पूरी तरह खोलकर सारी बातें सुनने लगा और तभी माली ने आखिरी बात कहकर अपना वक्तव्य खत्म कर दिया। आप समझ गए ना? जगन हाँ कहे या ना कुछ फैसला नहीं कर सका और गले में कुछ आवाजें करके उसने उत्तर देने की कोशिश की। माली बोला, मैंने सब आंकड़े दे दिए हैं, इस पर विचार करना। फिर वो घड़ी पर नजर डालता ये बुड़बुड़ाता हुआ उठ गया। आज बाकी सामान आने वाले हैं, मुझे स्टेशन पर जाकर पता करना है। अगर फोन होता तो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और ग्रेस की तरफ मुड़कर बोला, लंच के लिए इंतजार मत करना। इसके बाद उन्हें स्कूटर की धड़कनें सुनाई देने लगी। जगन चुप बैठा इस बात का मजा लेता रहा कि उसके बेटे ने उससे इतनी लंबी बात की। जब वो जाने के लिए उठा तो ग्रेस ने उसके लिए दरवाजा खोला और पूछने लगी, माली के लिए कोई सवाल तो नहीं है? सब योजना समझ में आ गई? जगन ने जवाब दिया, जरूरत पड़ने पर फिर बात की जा सकती है ना? ये कहकर वो मुस्कुराया। ग्रेस ने कहा, हाँ हाँ।